परिश्रम करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होंगे तो उसके अभाव में हम किसी भी प्रकार के उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हम कि ये शून्य परिणाम होते हैं। इसे कभी कभी शून्य अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? निरंतर कार्यरत रहना चाहिए और उनको उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए, जिसमें कि हमें क्या मूल्यांकन करना है, यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और हमारी जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। सेकंड पॉइंट है सीखने की योजना बनाना। सीखने की योजना बनाना, इससे यह होता है कि जो भी हम साधन का निर्माण करते हैं, सोर्सेस का, उन साधन का प्रयोग और उपयोग ऐसे वांछित प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें कक्षा में ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं? सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके और विद्यार्थियों को कोई भी कार्य सिखाते समय हमें अपने शैक्षिक लक्ष्य, उसकी आयु, परिपक्वता, मैच्योरिटी कहते हैं ना, बालक के व्यवहार आदि को ध्यान में रखना चाहिए। ये हम ध्यान में अगर रखेंगे तो सीखने सिखाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और सबसे थर्ड पॉइंट है बालक व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। जो बालक का व्यवहार होता है ना, वो क्या होता है? परिवर्तन करना ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य होता है। जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि शिक्षा के द्वारा ही बालक का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा के द्वारा ही उनमें अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा ही उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है ना। और हमें जो भी उनके व्यवहार में चेंजेस लाना होता है वो भी हम एजुकेशन के द्वारा ला सकते हैं। और बालक के व्यवहार में ये चेंजेस किसके द्वारा ला सकते हैं? हम टीचिंग प्रोसेस के द्वारा ला सकते हैं, जिसमें बालक को हम कई प्रकार से देते हैं ना, जो तीनों पक्षों का समावेश किया था बालक के लिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन पक्षों के द्वारा ही क्या होता है? उनको ज्ञान प्राप्त होता है और ये पक्ष अलग अलग ना होकर एक दूसरे से संबंधित होते हैं ना। इनमें से अगर एक भी पक्ष नहीं होगा तो ज्ञान की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसीलिए इन तीनों पक्षों के समावेश के द्वारा ही हम उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे वो उनका व्यवहार बाह्य हो या फिर आंतरिक हो। ये दोनों पक्ष ही सम्मिलित होते हैं। ओके, तो आज हमने अध्ययन किया पाठ्यक्रम में मूल्यांकन और उसके स्टेप्स। नाउ जो इससे अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसी के रिगार्डिंग है, करिकुलम इन इवैल्यूएशंस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।